हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, और इतिहास में मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा था। गौरी के बारे में कुछ चीज़ें, उसके अभियानों को पढ़ा था। गौरी को पढ़ के हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। बचे थे कौन? गौरी के गुलाम। कौन बचा था? गौरी के गुलाम। अब ये गुलाम क्या है? देखो, पुराने समय में लोग व्यक्तियों को खरीद करके लाते थे अपने घरों का काम करवाने के लिए। तो इसी प्रकार से मोहम्मद गौरी ने कुछ लोगों को खरीदा था जिनसे वो अपना काम करवाता था। कुछ लोगों को उसने घोड़े इत्यादि के लिए रखा, घोड़े के लिए उठाने के लिए, बाकी सभी कामों के लिए। कुछ लोगों को महलों की सफाई के लिए रखा। बाद में इनको अपने सेनापतियों के रूप में ले आया। उसने देखा कि इनके अंदर युद्ध कौशल है, ये युद्ध कर सकते हैं, युद्ध में जीत सकते हैं, तलवार चला सकते हैं। तो उनको उसने युद्ध में शामिल किया, अपने अभियानों में शामिल किया। ऐसे में बात करूंगा गौरी के 4 गुलामों की। किसकी बात करूंगा? गौरी के 4 गुलामों की। हेडिंग आज की हमारी क्या रहेगी? गौरी के गुलाम। क्या रहेगा? गौरी के गुलाम। अगर गौरी के गुलामों की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग 4 लोगों की बात करेंगे। इसमें जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? यालदोज है। कौन है? यालदोज। यालदोज के बाद दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है? दूसरा व्यक्ति इसमें है कुबाचा। और तीसरा व्यक्ति कौन है? ऐबक। अगर मैं चौथे व्यक्ति की बात करूं तो वो कौन है? बख्तियार खिलजी। ये 4 प्रमुख व्यक्ति थे जो गौरी के गुलाम थे। अब इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जब गौरी भारत में आता है तो भारत के कई क्षेत्रों को जीतता है। आप देखेंगे कि 1191 में वो तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें गौरी की हार हो जाती है। अगले साल बाद, एक साल बाद, अगले साल 1192 में द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और जो दिल्ली का क्षेत्र था उस क्षेत्र को वो जीतता है। और फिर ठीक 3 साल बाद 1194 में जयचंद को पराजित करके जो कन्नौज का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उस क्षेत्र को जीतेगा। लेकिन जीतने के बाद में जब ये वापिस जाने लगेगा तो अपने अंतिम समय में ये क्या करेगा? अपने गुलामों को, भारत में जीते हुए क्षेत्रों को बांट देगा अपने गुलामों में। और उन्हीं गुलामों में किस गुलाम को ये कौन सा क्षेत्र देता है, हम उसकी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यालदोज की, तो जो गजनी का क्षेत्र था, जो गजनी का क्षेत्र था वो किसे दिया? यालदोज को दिया। अगर कुबाचा की बात करूं तो जो सिंध का क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र था जो, वो किसे दिया? कुबाचा को। और सिंध में उस टाइम 3 प्रांत आ रहे थे। कौन कौन सा था? सिंध में अगर मैं बात करूं मुल्तान की, तो मुल्तान किस में आता था? सिंध में आता था। अगर मैं बात करूं कांधार की, तो ये किस में आ रहा था? ये भी सिंध में था। अगर मैं बात करूं कांधार के अलावा सिंध की बात करूं तो सिंध तो इसमें था ही, साथ में कांधार हो गया। काबुल की भी बात करूं तो काबुल भी इसी में आएगा। क्या आएगा? काबुल आएगा। मतलब सिंध में काबुल आएगा, कांधार आएगा, मुल्तान आएगा। इन क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, ऐबक की बात करूं तो इसे कौन सा क्षेत्र देगा? लाहौर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? लाहौर का, और प्लस दिल्ली का क्षेत्र। लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र किसे देगा? ऐबक को देगा। बख्तियार खिलजी की बात करूं तो जो बंगाल का क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? बंगाल का क्षेत्र। बंगाल के क्षेत्र के, देखो बख्तियार खिलजी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये 2 रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये गौरी का गुलाम था जिसको उसने बंगाल का क्षेत्र दिया। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसने क्या किया? बिहार में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारतीय ज्ञान का केंद्र था। वहां पर 9 लाख पांडुलिपियां थी, हस्तलिखित पुस्तकें थी। इसने क्या किया? उन सभी पुस्तकों को जलवा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को कंप्लीटली नष्ट कर दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं, उसके अलावा 3 विश्वविद्यालय इसने नष्ट किए। एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था, तीसरा मैं बात करूं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही था। तो इसने 3 विश्वविद्यालय नष्ट किए। उन तीनों की मैं बात करूंगा। इसमें से जो पहला था वो कौन था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। पहला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। साथ में मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तीसरा क्या था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये 3 प्रमुख भारत में ज्ञान के केंद्र थे और उसने इन तीनों ज्ञान के केंद्रों को नष्ट कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने।
सेम अगर मैं बात करूंगा ऐबक की, तो ये इंपॉर्टेंट है 2-3 रीजन से। पहली बात तो ये क्या है, ये गौरी का गुलाम हुआ करता था, गौरी का दामाद भी था, क्या था, दामाद भी था। साथ में अगर मैं बात करूंगा तो ये गुलाम वंश का संस्थापक भी है, कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक। ये थी बेसिक चीजें कि उसके अगर गुलाम थे तो उन लोगों ने किस प्रकार क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, और आगे क्या होता है, ये किस प्रकार क्षेत्रों को अपने सुनियोजित करते हैं, किस प्रकार ये अपना शासन चलाते हैं, इसके भी हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बख्तियार खिलजी की, तो ये क्या था, ये पहले था गौरी का सेनापति। किसका सेनापति था, गौरी का सेनापति, ये था गौरी का सेनापति। लेकिन अगर मैं बाद में बात करूं तो गौरी का सेनापति बनने के बाद जब गौरी चला जाता है और 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है पाकिस्तान में दमियक नामक स्थान पर, तो फिर क्या करता है, गौरी का सेनापति पहले रहेगा, बाद में किसका सेनापति बन जाएगा, ये ऐबक का सेनापति। बाद में किसका सेनापति बनेगा, ऐबक का सेनापति। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी, ये थी कुछ बेसिक चीजें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तुर्क आक्रमण के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ ली। आगे हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की। आपने देखा होगा कि महमूद गजनवी आया, उसने भारत पर आक्रमण किया, लूटा और वापस चला गया। उसने किसी प्रकार से यहाँ पर शासन करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया कि वो व्यक्ति उसके जाने के बाद शासन करे। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं करता है, वो आएगा, भारत के क्षेत्र को जीतेगा, वापस चला जाएगा और अपने द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को वो अपने गुलामों में बांट जाएगा। अभी होगा क्या, अभी देखो जो भारत का इतिहास है कंप्लीटली वो बदलना यहीं से शुरू होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो चला जाएगा लेकिन वो अपने गुलामों को छोड़ जाएगा जो कि उसके वंश को आगे बढ़ाएंगे, और भारत पर यहीं से मुस्लिमों का राज शुरू होगा और यहीं से शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 प्रमुख वंश शासन करते हैं। 5 प्रमुख वंश शासन करेंगे, जिसमें पहला वंश रहेगा गुलाम वंश, और जिसकी स्थापना करेगा ऐबक। उसकी स्थापना कौन करेगा, ऐबक। और ये लगभग 320 सालों के आसपास तक ये इतिहास चलता रहा है। मुस्लिमों ने भारत पर शासन किया, शासन करते रहे हैं, और जैसे ही इनका इतिहास खत्म होगा, बात करेंगे आप इब्राहिम लोदी की, 1526 की बात करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें बाबर आएगा, बाबर इनको पराजित करेगा और फिर वो शासन करेंगे लगभग 1707 तक, और उन्हीं के बाद में अंग्रेज आ जाएंगे, और अंग्रेजों के बाद में 1947 में हम लोग आज़ाद होंगे। तो अगर मैं बात करूँ 1206 से लेकर के 1947 तक, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस पर जो शासन किया है वो विदेशी लोगों ने किया है। किसने किया है, विदेशी लोगों ने किया है। और इससे पहले जो शासन कर रहे थे वो कौन थे, वो हमारे देश के लोग थे, हमारे यहाँ के राजा थे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम लोग अब शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या शुरू करेंगे, दिल्ली सल्तनत। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, किसकी बात करूंगा, दिल्ली सल्तनत। अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास की अगर आप बात करें तो उसमें 2 चीजें मिलती हैं आपको। एक मिलेगा मुगल काल, क्या मिलेगा, मुगल काल, और एक दिल्ली सल्तनत। ये दोनों मध्यकालीन इतिहास के स्तंभ हैं। कि जो मुगल काल है और दिल्ली सल्तनत है, मेन यही 2 चीजें हैं जिनको हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। मेन ये सिर्फ 2 चीजें हैं। ठीक है, तो मुगल काल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं तो इसका जो टाइम है वो 1206 से लेकर के 1526 तक है। कब तक है, 1526 तक है। और अगर मुगल काल की बात करूं तो ये 1526 से लेकर के 1707 तक आएगा। कब तक आएगा, 1707 तक। ये 1707 तक भी आएगा, लेकिन 1707 से लेकर के ये 1858 तक भी आता है। इसे हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं या लेटर मुगल पीरियड कहते हैं, उत्तर मुगल काल कहते हैं। वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मुगल में जो शासक होते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, कठपुतली बन करके रह जाते हैं। इनके अंदर जो एक्चुअल पावर होनी चाहिए किंग वाली, वो पावर नहीं रहती है। इसीलिए हम लोग इसको किस में पढ़ते हैं, उत्तर मुगल काल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात करूंगा, दिल्ली सल्तनत की। आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है वो क्या है, 1206 से लेकर के 1526 तक। कब तक है, 1206 से लेकर के 1526 तक। इसमें अगर मैं बात करूं वंशों की, अगर मैं इसमें बात करता हूं वंश, तो इसमें कितने वंश हुए, 5 वंश हुए। कितने वंश, 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने शासन किया। और इन्हीं 5 वंशों में जो प्रथम वंश था वो कौन था, गुलाम वंश।
पहले मैं नाम नोट करता हूं। जो प्रथम वंश था वो क्या था? गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश था। अब महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, अगर गुलाम वंश की मैं बात करूं तो ये दो रीजन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्या है? 1206 से लेकर के इसका जो टाइम है वो कब तक है? 1290 तक है। कब तक है? 1290 तक। अगर आप टाइम की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1290 तक है। और ये था प्रथम वंश। ये क्या था? प्रथम वंश था, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं खिलजी वंश की, तो ये था 1290 से लेकर के 1320 तक। कब तक था? 1320 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे कम कार्यकाल है, अगर मैं बात करूं सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम समय तक, ये जो वंश है ये सबसे कम समय तक रहा। अगर मैं बात करूं तुगलक वंश की, तो ये 1320 से लेकर के 1414 तक है। कब तक है? 1320 से लेकर के 1414 तक है। अगर मैं बात करूं सैयद वंश की, तो 1414 से लेकर के 1451 तक है। अगर मैं बात करूंगा लोधी वंश की, तो ये कब से कब तक है? 1451 से लेकर के 1526 तक मिलेगा। अभी देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट वंश है मैं उनके बारे में बताता हूं। मैंने बात की किसकी? गुलाम वंश की। ये 1206 में था, 1206 से लेकर के 1290 तक हुआ। अब अगर आप बात करेंगे गुलाम वंश, इसका नाम गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वो क्या था? वो था एक गुलाम, और उसी ने स्थापना की थी गुलाम वंश की, इसीलिए इस वंश का नाम रखा गया गुलाम वंश। इसका सिर्फ गुलाम वंश नाम नहीं है, गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, इल्बरी वंश कहा जाता है। ये जितने प्रकार के इतिहासकार हुए हैं सबने अपने अपने अनुसार इसके अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है। अगर बात करूंगा खिलजी वंश की, तो इसकी भी स्थापना खिलजी ने की थी, इसीलिए इसे खिलजी वंश कहा गया। इसका सबसे कम समय, इसका जो कार्यकाल रहा वो सबसे कम टाइम तक रहा। लगभग आप देखेंगे ना 1290 से लेकर के 1320 तक, 30 सालों तक इसका कार्यकाल था। तुगलक वंश इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश भी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। जो तुगलक वंश था इसका कार्यकाल, इसका जो समय रहा वो सबसे ज्यादा रहा। तुगलक वंश का सबसे अधिक कार्यकाल। आप क्या बात करेंगे? सबसे अधिक कार्यकाल। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। ऐसे अगर आप देखो ये जो सैयद वंश है इसका ना सबसे कम कार्यकाल रहा ना सबसे ज्यादा रहा, ये एकदम मिड है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप क्लास में देखते हैं ना, क्लास में जो सबसे टॉप पर होता है या तो बात उसकी होती है, या तो जो कुछ भी नहीं होता एकदम बिल्कुल बैक बेंचर होता है, पीछे होता है, उसकी बात होती है। बीच में रहने वालों की कोई जोर गिनती नहीं होती है। सेम ऐसा कुछ यही भी हुआ। ये जो लोधी वंश था, लोधी वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत था इसका सबसे अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। लोधी वंश की बात करूं तो ये क्या था? अंतिम वंश था। ये क्या था? अंतिम वंश था। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप 1526 की बात करेंगे तो 1526 में उस टाइम कौन होता है? इब्राहिम लोधी, और उसी के साथ होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये रही बेसिक चीजें कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया और कितने टाइम तक शासन किया। अब हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुलाम वंश की, और गुलाम वंश में कितने शासक हुए। गुलाम वंश में सभी शासक गुलाम नहीं थे, कुछ शासक गुलाम थे, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण और बड़े शासक हुए हैं, अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की जिसने स्थापना की, वो भी गुलाम था। बात करूं मैं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश भी गुलाम हुआ करता था। बलबन की बात करूं तो ये तीन महत्वपूर्ण शासक हैं जो इसके स्तंभ हैं, सिर्फ यही गुलाम थे। बाकी जो शासक हुए गुलाम नहीं थे, लेकिन इन्हीं के आधार पर इससे क्या नाम दिया जाता है? गुलाम वंश का नाम दिया जाता है। तो इतनी चीजों को इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गुलाम वंश की तरफ। आगे हम लोग बढ़ेंगे गुलाम वंश की तरफ। आगे हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश की। अगर आप गुलाम वंश की बात करें तो इसका जो टाइम है वो कब से कब तक है? 1206 से लेकर के 1290 तक। कब तक है? 1206 से लेकर के 1290 तक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर इसके स्थापना की बात करें, मैं स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की।
स्थापना के बाद इसका जो समय है 1206 से लेकर के 1290 तक है। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम इसका क्या है, ममलूक वंश कहा जाता है, ममलूक वंश। इसी को कहा जाता है इल्वरी वंश, इल्वरी वंश कहा जाता है। इसमें शासकों की बात करूं तो शासक टोटल कितने हुए, टोटल 11 शासक हुए। कितने शासक, 11 शासक हुए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि गुलाम वंश में कितने शासकों ने शासन किया। तो अगर गुलाम वंश के शासकों की मैं बात करूंगा तो उसमें 11 शासकों ने शासन किया, ठीक है। इसके स्थापना की बात करूंगा तो स्थापना किसने की इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। अच्छा, इसे ममलूक वंश किसने नाम दिया, एक इतिहासकार हुए हबीबुल्ला, क्या नाम है उनका, हबीबुल्ला। इन्होंने इसे क्या नाम दिया, इसे ममलूक वंश नाम दिया। इल्बरी वंश क्यों कहा जाता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी जो जाति थी, इसकी जाति क्या थी, इल्बरी जाति थी। और चूंकि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की इसीलिए हम लोग इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। अगर इसके शासकों की बात करूं मैं तो इसमें 11 शासक हुए। इस पर जो शासन किया वो 11 शासकों ने किया, इस पर शासन 11 शासकों ने किया। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो पहला शासक था, प्रथम शासक की बात करूं मैं, प्रथम शासक वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 तक। भाई ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये 4 सालों तक शासन करता है और 4 सालों में अपनी सत्ता ऐसे स्थापित करेगा कि ये बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाएगा। जैसे मैंने बात की थी कि याल्दोज था उस टाइम, गजनी का जो क्षेत्र था वो किसके पास था, याल्दोज के पास था। कुबाचा के पास सिंध का पूरा क्षेत्र था। यह क्या करेगा, देखो उस टाइम क्या है, अगर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा क्षेत्र है तो वो दोनों लोग आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे का क्षेत्र हड़पने के लिए। ये क्या करेगा, शादी की नीति अपनाएगा। जो याल्दोज है, याल्दोज की बेटी से शादी कर लेगा, उसे अपना ससुर बना लेगा। तो इससे इन दोनों के बीच अगर संबंध स्थापित हो गए तो जाहिर सी बात है आपस में लड़ेंगे नहीं। कुबाचा के साथ क्या करेगा, अपने बहन की शादी कर देगा और उसको अपना जीजा बना लेगा। अब अगर जीजा बना लिया, रिश्तेदार हो गए, तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं युद्ध करेंगे। इस प्रकार ये शासन 1210 तक चलाएगा। लेकिन जैसे ही ये जाएगा इसके बाद 1 साल के लिए आराम से आएगा, वो कुछ महीनों तक शासन करेगा और उसे हरा देगा इल्तुतमिश। लेकिन जब इल्तुतमिश आएगा तो रियल समस्या जो खड़ी होगी वो इल्तुतमिश के लिए खड़ी होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश क्या करेगा, वो युद्ध भी कई युद्ध लड़ेगा और युद्धों में अपने आसपास के लोगों को पराजित करेगा। और एक्चुअल में जो गुलाम वंश की स्थापना है वो कौन करेगा, वो इल्तुतमिश करेगा। तो आज हम लोगों ने गुलाम वंश के इंट्रोडक्शन की बात की। कल हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। हम बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार शासन स्थापित किया, किस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना की, इसके नाम क्या क्या थे, कौन कौन से कार्य इसने किए और किस प्रकार इसकी मृत्यु हुई। इन सभी चीजों की बात हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।